नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश विशेष तथा उसी के साथ ही साथ महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों की कक्षा लेकर, एक लंबी कक्षा लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, चाहे वो 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे अक्टूबर में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो, उन सब में ये हमारा महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारी जो कक्षा है, इसमें जो करंट के मुद्दे लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के जो मुद्दे लिए हैं वो बजट से लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी विगत एक वर्ष में जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वन अभयारण्य को लेकर हो, या जो अभियान चलाए गए हैं, जो ऐप हैं, उन सब के बारे में आपको दी जाएंगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, बातें होंगी, जो परीक्षा उपयोगी होंगी, उनको भी इस कक्षा में समाहित किया जाएगा। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश कामगार व श्रमिक आयोग। देखिए, इस जो हमारी ये जो कक्षा है, इसमें परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमें ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय आते हैं, परीक्षा में पूछते हैं, उनको ही इसमें समाहित किया गया है। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश कामगार व श्रमिक आयोग गठन कब किया गया है? 16 जून 2020 को। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कामगार व श्रमिक आयोग का गठन कब किया गया है? तो 16 जून 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकतम सेवायोजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना एवं इसमें निरंतर वृद्धि करते रहना। जो उत्तर प्रदेश कामगार व श्रमिक आयोग का गठन किया गया है 16 जून 2020 को, उद्देश्य इसका क्या है? सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकतम सेवायोजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना एवं इसमें निरंतर वृद्धि करना। दूसरा जो है, देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो इसको खोले जाने का निर्णय जुलाई 2020 में लिया गया है मंत्रिमंडल द्वारा, और ये बनारस में खोला जा रहा है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खोला जा रहा है। ये अति महत्वपूर्ण विषय है। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खोला जा रहा है, जिसका निर्णय जुलाई 2020 में हुआ है। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसका प्रारंभ वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री द्वारा जून 2020 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में कितने जनपद शामिल है, ये भी पूछेगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में प्रदेश के कितने जनपदों का समायोजन किया गया है, या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों में प्रारंभ है। प्रधानमंत्री द्वारा जून 2020 में इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको रोजगार देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण योजना है रोजगार छतरी योजना। ये किस प्रदेश द्वारा रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब प्रारंभ की गई है? तो 18 जुलाई 2020 को। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है रोजगार छतरी योजना? तो मुख्यमंत्री द्वारा। इसमें क्या होगा? इसमें अनुसूचित जातियों के, गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु यह योजना चलाई जा रही है। अगली योजना जो हमारी है मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है। इसमें क्या है? जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं व्यक्ति, उनको 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। बिकरू कांड बहुचर्चित कांड रहा है, कानपुर के पास बिकरू। इसके जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि बिकरू कांड जांच हेतु जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? तो एसके अग्रवाल की अध्यक्षता में बिकरू कांड जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हमारे परीक्षा में उत्तर प्रदेश ये आयोग किससे संबंधित है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न बारंबार पूछे जाते रहे हैं।
अगला जो है, देश का प्रथम पशु युद्ध स्मारक कहाँ है खोला जा रहा है? तो ये मेरठ में, मेरठ का यूपी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का प्रथम पशु युद्ध गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज के भरी वैसी गांव में खोला जा रहा है। राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो महाराजगंज के भरी वैसी गांव में। 12वीं शहरी मोबिलिटी सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 12वीं शहरी मोबिलिटी सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज़। थीम पूछेगा कि 12वीं शहरी मोबिलिटी सम्मेलन व प्रदर्शनी की थीम क्या थी? तो एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज़। उसके बाद अगला है, 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया था। उसके बाद पुलिस आयुक्त प्रणाली कहाँ कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। 13 जनवरी 2020 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर में इसका प्रारंभ हुआ है। सुजीत पांडे को पुलिस आयुक्त लखनऊ बनाया गया है और श्री आलोक सिंह जी को पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर बनाया गया है। पूछेगा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। तो पूछेगा कि कब से? तो 13 जनवरी 2020 से। तो लखनऊ के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन हुए? तो श्री सुजीत पांडे जी हुए। और आपके गौतम बुद्ध नगर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन हुए? तो श्री आलोक सिंह जी हुए। उसके बाद प्रदेश की प्रथम महिला पीएसी बटालियन, प्रदेश की प्रथम महिला पीएसी बटालियन की स्थापना कहाँ हुई है? गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिषद में। यह भी पूछेगा कि प्रदेश की प्रथम महिला पीएसी बटालियन की स्थापना कहाँ हुई है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिषद में। उसके बाद एक नया प्रश्न है, घाघरा का नाम हो गया है सरयू। इससे संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घाघरा का नया नाम क्या है? तो घाघरा नदी का नया नाम सरयू है। उसके बाद पूछेगा कि घाघरा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मापचा चुगो हिमनद, ये कहाँ है? तो तिब्बत। ठीक। सहायक है किसकी? सहायक ये घाघरा जो जिसका नाम सरयू हो गया है वो गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद घाघरा को जो अभी नाम सरयू हो गया है इसको नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। कर्णाली नदी, नेपाल में कर्णाली नदी किसे कहा जाता है? तो नेपाल में कर्णाली नदी सरयू को कहा जाता है और चीन में इसे जियागलाहे नदी कहा जाता है। इस पर 3 प्रश्न हो गए कि किस नदी का नया नाम सरयू है? तो घाघरा नदी का नया नाम सरयू है। घाघरा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घाघरा का उद्गम स्थल मापचांचुगो हिमनद है। सहायक किसकी है? तो गंगा की सहायक है। इसका नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो कर्णाली नाम से, और चीन में जियागलाहे नदी के नाम से जानी जाती है। अब पूछेगा कि प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ है? तो प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर के गजरिया गांव में खोला गया है या खोला जाएगा। यूपी में, अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामसर साइट की बात कर रहा है, वेटलैंड की बात कर रहा है। तो यूपी के 6 वेटलैंड रामसर साइट घोषित हो गए हैं। अब इसमें 6 प्रश्न हैं। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने साइटों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो 6। कौन कौन से हैं? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है? गोंडा में है। समन पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में है। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में है। तथा सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है। उसके बाद एक अगला प्रश्न होगा कि 6 वेटलैंडों को शामिल रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, तो अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइटें हैं? तो भारत में कुल 37 रामसर साइटें वर्तमान में हैं। उसके बाद अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली योजना है। इसमें बालिकाओं के लिए BA तक मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये किस्तवार दिए जाने की योजना है। ये 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा प्रारंभ की गई है।
उसके बाद बाल प्रगति सूचकांक 2019 आया है। बाल प्रगति सूचकांक में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बाल प्रगति सूचकांक में 71 जिलों को शामिल किया गया है। प्रश्न ये पूछेगा कि बाल प्रगति सूचकांक 2019 में यूपी के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 71 जिलों को शामिल किया गया है। बाल प्रगति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, शीर्ष कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो बलरामपुर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2018 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है, लेकिन यह पुरस्कारों की घोषणा 2019 में हुई है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा होता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार होता है। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। किसको मिला है? डॉक्टर उषा किरण खान जी को मिला है। ये पटना की हैं। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च भारत भारती पुरस्कार 2018 का किसे दिया गया है? तो डॉक्टर उषा किरण खान जी को दिया गया है। अगला जो हम लोगों का है महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की घोषणा हो गई है। इसकी मंजूरी 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा की गई। इसमें क्या है मुख्य उद्देश्य कि वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है। तो ये पूछेगा कि कृषि निर्यात को वर्तमान मूल्य से दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना रखने का लक्ष्य रखा गया है। आइए एक बार और देखते हैं। उत्तर प्रदेश कामगार व श्रमिक आयोग का गठन 16 जून 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकतम सेवा योजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना एवं इसमें निरंतर वृद्धि करना है। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कौशल विकास विद्यालय बनारस यूपी में खोला जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रधानमंत्री द्वारा जून 2020 में प्रारंभ। उद्देश्य क्या है इसका? प्रवासी श्रमिकों हेतु रोजगार उपलब्ध कराना। पूछेगा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में प्रदेश के कितने जिलों को लाया गया है? यह योजना प्रारंभ की गई है। तो प्रदेश के 31 जनपदों में यह योजना प्रारंभ की गई है। उसके बाद रोजगार छतरी योजना किस प्रदेश द्वारा जारी की गई योजना है, शुरू की गई योजना है, प्रारंभ की गई योजना है? तो जो रोजगार छतरी योजना है वो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। यह किससे संबंधित है? ये अनुसूचित जातियों के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु है। मुख्यमंत्री भिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई। प्रशिक्षण लेने वाले को 2500 रुपये प्रतिमाह अप्रेंटिस के तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद बिकरू कांड की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष SK अग्रवाल जी बनाए गए हैं। ये पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। देश का प्रथम पशु युद्ध स्मारक मेरठ के रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर में खोला जा रहा है। राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज भरी वैसी गाँव में खोला जाएगा। 12वीं शहरी मोबिलिटी सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में हुआ है। थीम क्या है? एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज़। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। पुलिस आयुक्त प्रणाली कहाँ कहाँ प्रदेश में प्रारंभ की गई है? तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। 13 जनवरी 2020 से लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे जी को बनाया गया है और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि प्रदेश की प्रथम महिला PSC बटालियन कहाँ खोली जा रही है? तो गोरखपुर के खाद कारखाना परिषद में। घाघरा का नया नाम सरयू हुआ है। उद्गम कहाँ है? मापचांचुगो हिमनद। सहायक किसकी थी? घाघरा गंगा की। नेपाल में घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णाली में कर्णाली नाम से, और चीन में जियागलाहे नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पूछेगा कि प्रदेश का प्रथम गो अभयारण्य कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर के गजरिया गांव में खोला जा रहा है। यूपी के 6 वेटलैंड रामसर साइट घोषित हो गए हैं और इसके घोषित होते ही भारत में रामसर साइटों की संख्या 37 हो गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई। बाल प्रगति सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया है। शीर्ष स्थान गौतम बुद्ध नगर का है, अंतिम स्थान बलरामपुर का है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार 2018 का पुरस्कार है। 19 में घोषणा हुई सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। किसको मिला है? पटना की डॉक्टर उषा किरण खान जी को मिला है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का 2019 का लक्ष्य क्या है? 2024 तक कृषि निर्यात को वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है। आइए अब आगे और चीज़ों को देखते हैं। नमस्कार। एल्विन सूचकांक और उनसे संबंधित तथ्य है। सूचकांक में जारी करने वाली जिस संस्था जिस सूचकांक में यह आवश्यक होता है कि उसकी जारी करने वाली संस्था कौन है, कितने देश सम्मिलित है, भारत का स्थान कौन सा है,
पहले पायदान पे कौन सा देश है, अर्थात प्रथम स्थान पे कौन सा देश है उस सूचकांक में, अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। आइए क्रमवार करके उसको हम देखते हैं। आप हमारे YouTube चैनल एल्विन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग देते रहें। आज का जो हमारा प्रथम सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स। कितने टोटल देश हैं? 180 देश सम्मिलित हुए हैं। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? उत्तरी कोरिया है। और भारत का कौन सा स्थान है? 142वां। ये महत्वपूर्ण है। हर रिपोर्ट में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कौन जारी करता है। ठीक, कभी कभी पहला और अंतिम भी पूछता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कितने देश सम्मिलित हुए हैं? 153। प्रथम कौन है? आयरलैंड। अंतिम स्थान पे कौन है? यमन है। भारत का 112वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में। ये हर परीक्षा में इंडेक्स सूचकांक और भारत की स्थिति के बारे में लगातार पूछा जाता है, चाहे वो वनडे कोई भी परीक्षा हो। अभी बीईओ का एग्ज़ाम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीम द्वारा प्रमुख सूचकांक और भारत की स्थिति को दर्शाया गया है। अगला हम लोगों का सूचकांक है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कितने देश सम्मिलित हैं? 53। प्रथम यूएसए है। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। भारत का स्थान 140वां है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां है। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। कितने देश सम्मिलित हैं? 56 देश सम्मिलित हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है भारत का। प्रथम कौन है? स्वीडन है। अंतिम कौन है? यूएसए है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी कौन करता है? दो संस्थाएं, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें 190 देशों को सम्मिलित किया गया है। भारत का 63वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 63वां स्थान है। प्रथम कौन है? न्यूजीलैंड है। और अंतिम कौन है? सोमालिया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 63वां है। अब आगे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? इनसीड। सम्मिलित देश कितने हैं? 132। प्रथम किसका है? स्विट्जरलैंड का। और अंतिम स्थान यमन का है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का 72वां स्थान है। उसके बाद भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल कितने देश सम्मिलित हैं? कुल 180 देश सम्मिलित हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। प्रथम कौन है? डेनमार्क। और अंतिम कौन है? सोमालिया। अगला जो सूचकांक है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल 82 देश सम्मिलित किए गए हैं। इसमें भारत का 76वां स्थान है। प्रथम स्थान पे डेनमार्क, अंतिम स्थान पे कोस्ट आइवरी है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सदस्य देश सम्मिलित देश 167 है। भारत का 51वां स्थान है, 51। प्रथम नॉर्वे है, अंतिम उत्तरी कोरिया है। मानव विकास सूचकांक 2019 जारी हुआ था 2020 में। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सम्मिलित देश 189,
प्रथम नॉर्वे, अंतिम नाइजर। भारत का स्थान 129वां। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक, अगला सूचकांक है हम लोगों का वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020। जारी कौन करता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क। सम्मिलित देश कितने हैं? 133। भारत का 47वां स्थान है। प्रथम कैमन द्वीप, अंतिम कुक द्वीप समूह। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, इसका विस्तृत में हम अध्ययन समसामयिकी की पिछली कक्षाओं में किया जा चुका है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसको भी इसमें स्थान दिया गया है। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 144वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 74वां है और वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 35वां है। पुनः एक बार हम इसको देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 112वां है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 9वां है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 63वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 72वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 80वां है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 76वां है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 51वां है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां है। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 47वां है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत 144वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020 में भारत 74वें स्थान पर है। वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत को 35वां स्थान मिला है। आज हम यह जो 15 सूचकांक 15 के आसपास जो प्रमुख सूचकांक और उससे संबंधित तथ्य और उसमें भारत की स्थिति को दर्शाया गया है, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में यह इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अभियान हैं उनको देखेंगे और कुछ उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पेसेक्स, ये नौसैनिक अभ्यास है। पेसेक्स, PASSEX, ये किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास था। कहाँ आयोजित हुआ? हिंद महासागर में। कब आयोजित हुआ? 20 जुलाई 2020 को। तो पेसेक्स भारतीय नौसेना एवं अमेरिकी नौसेना के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है जो हिंद महासागर में 20 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ। ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी 2 अप्रैल 2020 को मालदीव के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान था। कोविड महामारी के समय भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन संजीवनी अभियान का संचालन 2 अप्रैल 2020 को किया गया। वंदे भारत अभ्यास, वंदे भारत अभ्यास क्या है? कोविड-19 के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु विदेश मंत्रालय का अभियान है। वंदे भारत अभ्यास किससे संबंधित है? विदेश मंत्रालय का अभियान है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु यह चलाया गया भारत सरकार का अभियान है। अगला जो हमारा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कोविड-19 के काल में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया अभियान है। समुद्र, जैसा कि अब ये हो जाएगा, नौसेना का अभ्यास है। समुद्र नाम से आप देखेंगे किस, जैसे 3 सेनाएं हैं ना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तो ये नौसेना का अभ्यास है। अब ये भी पूछ सकता है, अगर पूछेगा कि जो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था उसमें नौसेना द्वारा किन किन पोतों का प्रयोग किया गया था, तो पोत एक थे जलाश्व और दूसरा मगर। अगला जो हमारा है मिशन सागर। मिशन सागर क्या है? हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देशों से संबंध, मतलब मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को चिकित्सकीय उपकरण, खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन सागर अभियान है।
ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना कर कोरोना मरीजों की सहायता करने हेतु चलाया गया अभियान है। तो ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ये भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें क्या होगा? नमस्ते ऑपरेशन नमस्ते में इसमें पूरे देश भर में क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना थल सेना के जवानों द्वारा की जाएगी और उसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सहायता की जाएगी। उसके बाद ऑपरेशन संप्रति क्या है? ऑपरेशन संप्रति भारत तथा बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ऑपरेशन अजय वॉरियर क्या है? ये पूछता है। अजय वॉरियर किसके साथ है? भारत और ब्रिटेन। संप्रति किसके साथ है? भारत और बांग्लादेश। नसीम अल बहर अभ्यास किसके साथ है? भारत और ओमान। ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने। इसमें 2 प्रश्न हैं। डायने चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में आया था। मेडागास्कर क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है। तो जो ऑपरेशन वनीला किया गया था, तो भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने की तबाही से मदद हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था, जिसमें हमारी भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया था। अगला जो हमारा है नसीम अल बहर अभ्यास, भारत और ओमान की 9 सेनाओं के बीच चलाया गया युद्धाभ्यास है। ऑपरेशन अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच का युद्धाभ्यास है। ऑपरेशन संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्धाभ्यास है। इंद्रधनुष 2020 ये कहाँ का है भाई? इंद्र मतलब आसमान, आसमान के देवता इंद्र। वायुसेना के बीच है। किसका? ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और भारत के बीच 2 हुए हैं। एक हुआ है हमारा अजय वॉरियर हुआ है और एक इंद्रधनुष हुआ है। दोनों भारत और ब्रिटेन के बीच का युद्धाभ्यास है। सहयोग कजिन 2020 भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। सहयोग कजिन 2020 भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच ये युद्धाभ्यास है। गोल कार्यक्रम क्या है? अब देखिए, गोल कार्यक्रम फेसबुक के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके? फेसबुक। किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा। कब प्रारंभ किया गया? 15 मई 20। ठीक। ये गोल कार्यक्रम जो है ये पूछेगा तो आदिवासी युवकों को डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसमें जनजातीय मंत्रालय फेसबुक से सहयोग लेगा। कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 मई 2020 को। अगला है एन.के. सिंह समिति किससे संबंधित है? तो एन.के. सिंह जो समिति है, केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रोड मैप समीक्षा हेतु यह समिति का गठन हुआ है। MACM 4028 क्या है? MACM 4028 क्या है? ये उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है। ठीक है, तो MACM 4028 क्या है? उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है। ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। साइकामोर क्या है? साइकामोर गूगल द्वारा विकसित, गूगल कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी कंपनी गूगल द्वारा विकसित कंप्यूटर है साइकामोर, जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। महासीर क्या है? ये भारतीय मछली है। IUCN द्वारा जैसा कि हम लोग पर्यावरण की कक्षा में पढ़े हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल 11 क्लासेस पर जाकर प्लेलिस्ट से सभी महत्वपूर्ण विषय जो अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं उनकी कक्षाओं को घर बैठे एक साथ निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अब देखिए, भारतीय मछली महासीर क्यों पूछने का चांस है? इसलिए कि इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त घोषित किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक। नूर प्रथम क्या है? ईरान का प्रथम सैन्य उपग्रह है। नूर फर्स्ट क्या है? ईरान का प्रथम सैन्य उपग्रह है।
व्योम मित्र क्या है? अंतरिक्ष रोबोट है, भारत द्वारा विकसित है। भारत द्वारा विकसित अंतरिक्ष रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र है। अब देखिए 3 अपतटीय गश्ती पोत हैं जिनका अनावरण अभी हाल ही के दिनों में किया गया है। उसमें तीनों का नाम पूछेगा, सचेत क्या है, वरद क्या है, वज्र क्या है। तो सचेत, वरद और वज्र अपतटीय गश्ती पोत हैं। उसके बाद DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी ठीक एंटी टैंक मिसाइल हैं। ध्रुवास्त्र क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। इसके पहले कौन सी एंटी टैंक मिसाइल थी? पूर्व में कौन सी थी? अभी भी है नाग। नाग भी पूछता है, अब ध्रुवास्त्र इस बार निश्चित ही पूछेगा। आइए एक बार इसको देखते हैं। पेसेक्स नौसैनिक अभ्यास भारतीय तथा अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में 20 जुलाई 2020 को हुआ। ऑपरेशन संजीवनी 2 अप्रैल 2020 को मालदीव के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा वंदे भारत अभ्यास क्या है? कोविड-19 के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु विदेश मंत्रालय का अभियान है। ऑपरेशन समुद्रद्वीप क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया अभियान है। भारतीय नौसेना द्वारा पोत जलाश्व मगर क्या है? जलाश्व और मगर ये पोत हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु में उपयोग में लाए जाएंगे। मिशन सागर क्या है? हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देशों मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशेल्स को चिकित्सकीय उपकरण, खाद्यान्न आदि देने हेतु है। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा पूरे देश में क्वारंटाइन सेंटरों की स्थापना कर कोरोना मरीजों की सहायता करना है। ऑपरेशन संप्रीति 9 क्या है? भारत तथा बांग्लादेश के बीच चलाया गया अभ्यास है। ऑपरेशन अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच अभ्यास है, सैनिक अभ्यास। असीम अलबहर अभ्यास कहाँ है? भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच। ऑपरेशन वनीला कहाँ है? भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? मेडागास्कर में। डायने की तबाही से मदद हेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन वनीला है। इंद्रधनुष 2020 क्या है? भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच। सहयोग कजिन क्या है? भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच। गोल कार्यक्रम क्या है? फेसबुक के सहयोग से भारत केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा 15 मई 2020 को आदिवासी युवकों को डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। NK सिंह समिति केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन और रोडमैप समीक्षा हेतु है। MCM 4428 क्या है? उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की बायोफोर्टिफाइड किस्म है। ड्रोन से टिड्डी नियंत्रित करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत है। साइकामोर क्या है? गूगल द्वारा विकसित कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। भारतीय मछली महासीर क्या है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है। नूर प्रथम क्या है? ईरान का प्रथम सैन्य उपग्रह है। व्योम मित्र क्या है? अंतरिक्ष रोबोट भारत द्वारा है। अपतटीय गश्ती पोत सचेत, वरद और वज्र है। ध्रुवास्त्र क्या है? DRDO द्वारा विकसित पूर्ण रूप से स्वदेशी है। एंटी टैंक मिसाइल है। इस और एक एंटी टैंक मिसाइल जो पहले थी वो नाग थी। आप लोग एलिवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम प्रतिदिन की तरह आज समसामयिक विषय की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसमें प्रमुख पुरस्कारों के बारे में आप लोगों को बताया गया है या बताया गया है उसको देखा जाएगा। यह प्रमुख पुरस्कार जो है किसी भी परीक्षा में अपनी भूमिका 2 से 5 प्रश्नों के बीच में अदा करके निभाते हैं। आइए आज कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख पुरस्कारों के बारे में और उनको किससे उस पुरस्कार से किसको पुरस्कृत किया गया है के बारे में जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पुरस्कारों में केवल एक ही बात प्रमुख होती है कि पुरस्कार किस वर्ष का पुरस्कार है और किसे दिया गया है। ठीक, आइए हम देखते हैं। आज आप लोग हमारे वीडियो को अंतिम तक देखते रहें, लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के कुछ सेकंड ख़त्म होने के कुछ सेकंड पहले तक भी अति आवश्यक जानकारियाँ इसमें रहती हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। देखिए आज का जो हमारा प्रमुख पुरस्कार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सर्वानंद सोनोवाल। ये पुरस्कार क्यों प्रमुख है? क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे चलाया गया है। दूसरी बात, जो जिसको यह दिया गया है वो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सर्वानंद सोनोवाल को दिया गया है।
दूसरा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का 2 श्रेणियों में दिया गया है, एक संस्थान श्रेणी में, एक दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मुन्नन सिंह, ये IPS थे, इनको दिया गया है। और संस्थान श्रेणी में उत्तराखंड की एक एजेंसी है या केंद्र कहेंगे, आपदा निम्नीकरण व प्रबंधन केंद्र को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया है, संस्थान श्रेणी में आपदा निम्नीकरण व प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को, और व्यक्तिगत श्रेणी में कुमार मुन्नन सिंह को। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020, यह पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह 14 वर्षीय बच्चा है और इनका नाम सुचेता सतीश है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 भारतीय मूल की हैं, सुचेता सतीश को दिया गया है। डेन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डेन डेविड पुरस्कार 2020 प्रोफेसर गीत सेन को दिया गया है। बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार या ऑस्ट्रेलियन पुरस्कार किरण मजूमदार को दिया गया है, किरण मजूमदार शाह को मिला है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रोफेसर यलापिल प्रदीप को मिला है। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार को एशिया पैसिफिक अवार्ड भी कहा जाता है, यह शशिकांत दास जी को दिया गया है। 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वोच्च अभिनेता का पुरस्कार वाकिन फिनिक्स को दिया गया है। 73वां बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड भी, ये भी फिल्म जगत से संबंधित अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कार है। ऑस्कर भी उसी से संबंधित है। 73वां बाफ्टा अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 1917 को। ये 1917 वाला जो है फिल्म, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 73वां बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी बेस्ट मूवी या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो इसको ज़रूर याद करना है। आगे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 धाविका मानकौर को दिया गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुरस्कार जिनको मिला है धाविका मानकौर जी को, इनकी उम्र 104 वर्ष की है। टाइलर पुरस्कार किसे मिला है? टाइलर पुरस्कार 2020 का 2 लोगों को मिला है, श्री पवन सुखदेव जी को और ग्रेचेन सीडेली को। टाइलर पुरस्कार 2020 पवन सुखदेव तथा ग्रेचेन सीडेली जी को मिला है। DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? सिद्धार्थ वरदराजन को। सिद्धार्थ वरदराजन जी कौन है? द वायर के संपादक हैं। द वायर क्या है? ये न्यूज़ चैनल। इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्वीटी कुमारी को। स्वीटी कुमारी कहाँ की रहने वाली है? बिहार की। अब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ये तो टोटल नेपाली और अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में दिया गया है। तेईस भाषाओं में दिया गया है, लेकिन हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 किसे मिला है? आलोक गुप्ता को। आलोक गुप्ता को अनुवाद किस कृति के लिए? इनकी कृति है सरस्वती चंद्र। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किताबों के नाम में ये भी पूछ सकता है, जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग समसामयिकी की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में। तो आलोक गुप्ता की कृति सरस्वती चंद्र है। ये भी पूछ सकता है कि सरस्वती चंद्र क्या है? तो सरस्वती चंद्र कृति है, किसकी है, किस भाषा की है? हिंदी भाषा की, हिंदी की। लेखक कौन है? आलोक गुप्ता। देखिए, प्रश्नों की फ्रेमिंग कुछ भी हो, जवाब आपका सही होना चाहिए।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये बहुत बार पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी प्रतियोगिता है? टेनिस की प्रतियोगिता है। नोवाक जोकोविच जो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन, अमेरिका की रहने वाली हैं। उसके बाद हमारा आता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 विजेता कौन है? बांग्लादेश। उपविजेता कौन है? भारत। आयोजन स्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। चूँकि भारत को हरा के बांग्लादेश विजेता बना है, इसलिए यह भी पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसके बाद कुछ और पुरस्कारों को। विश्व आर्थिक फोरम पुरस्कार 2019 ये दिया गया है दीपिका पादुकोण जी को। यह फिल्म अभिनेत्री हैं। किस लिए दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक फोरम पुरस्कार 2019 दीपिका पादुकोण जी को दिया गया है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब 2019 ये नाज जोशी जी को दिया गया है। भारतीय हैं और ट्रांसजेंडर हैं। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब वर्ष 2019 का नाज जोशी को दिया गया है जो भारतीय हैं। देखिए साहित्य का नोबेल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि वर्ष 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था। वर्ष 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था। जिसको साहित्य का नोबेल दिया गया था उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हो गया था, इसलिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2018 में नहीं की गई थी। इसलिए वर्ष 2019 में वर्ष 2018 के भी साहित्य पुरस्कार की घोषणा हुई और 2019 का भी साहित्य का नोबेल जिसे दिया गया उनके नाम की भी घोषणा हुई। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 का मिला है पीटर हैंडके। वर्ष 2019 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो पीटर हैंडके को मिला है और 2018 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है वो ओल्गा टोकार्चुक को मिला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाता है क्योंकि अपने आप में ये नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का है और ये कंफ्यूज करेगा कि जैसे रहेगा कि वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? पीटर हैंडके, ओल्गा टोकार्चुक। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है, इसलिए इसको अलग अलग और ध्यान से देखना है। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार आपका है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 डेविड एटनबरो को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 डेविड एटनबरो। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019। इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार अंधाधुंध को मिला है। लेकिन अगर पूछेगा कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जो वितरित हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो होल्लारो को मिला है। होल्लारो गुजराती भाषा की फिल्म है जिसे सभी भाषाओं की फिल्मों में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। इसके निर्देशक अभिषेक शाह जी हैं। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करेगा तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो हमारी होगी वो होगी अंधाधुंध। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब सभी भाषाएं जितनी फिल्में आई हैं, चाहे वो गुजराती की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, बांग्ला हो, उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की हैं या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है वो होल्लारो है। उसके बाद संसद रत्न सम्मान मिला है अनुराग ठाकुर जी को। संसद रत्न सम्मान अनुराग ठाकुर जी को मिला है। ये भी सांसद हैं, सांसद हैं। उसके बाद एम्बेसडर ऑफ कासन्स अवार्ड, एम्बेसडर्स ऑफ कासन्स अवार्ड ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे मिला है? यह
रवीश कुमार भारतीय पत्रकार हैं, बहुचर्चित पत्रकार हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है। प्रसार भारती द्वारा भविष्य में 2 पुरस्कार दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। यह पहला पुरस्कार है नीलम शर्मा तेजस्विनी पुरस्कार, और दूसरा जो हम लोगों का पुरस्कार होगा जो प्रसार भारती द्वारा भविष्य में दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है, वो दूसरा पुरस्कार है अच्युतानंद साहू पुरस्कार। आज की कक्षा नमस्कार, एल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग समसामयिक विषय का एक प्रमुख विषय है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, पुस्तकें और उनके लेखक को लेकर, और उसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख योजना परियोजनाओं को जो के कुछ ऐसे अंश को और उनकी विशेषताओं को लिया गया है जो परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है और पूछा जाता है। आइए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को देखते हैं। ये 4-5 महीने में जितनी किताबें प्रसिद्ध आई हैं वो हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। इससे हर परीक्षा में प्रश्न आने की एकदम प्रबल संभावना रहती है। देखिए, जो हमारी पहली पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये उनके लेखक हैं नीचे, आंसू का वज़न। आंसू का वज़न पुस्तक के लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फार गॉटन पास्ट, इसके लेखक विक्रम संपत जी हैं। द गार्जियन पुस्तक के लेखक जॉन ग्रोसन जी हैं। द टेस्टामेंट्स पुस्तक जो है उसके लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो, वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो रास्किन बॉन्ड। रास्किन बॉन्ड की पुस्तक अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एन एरा ऑफ डार्कनेस और द हिंदू वे, ये 2 किताबों के नाम हैं। पहली किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस और दूसरी जो किताब है उसका नाम है द हिंदू वे। ये दोनों किताबों के लेखक शशि थरूर साहब हैं। उसके बाद अगली जो हम लोगों की प्रमुख किताब है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, पूर्व राष्ट्रपति भारत, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स के लेखक प्रणब मुखर्जी जी हैं। ये बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध पुस्तक है, अभी चर्चा में रही है कुछ दिनों पहले। सेलेस्टियल बॉडीज जोखा अलार्दी, इसके लिए इनको, इस पुस्तक के लिए इनको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार मिला है, इसलिए ये पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गन आइलैंड, गन आइलैंड के लेखक अमिताभ घोष जी हैं। अमिताभ घोष जी की भी रचनाएं या पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे नवीन चावला जी, उनकी भी एक किताब है, इसलिए पूर्व चुनाव आयुक्त थे इसलिए इनकी भी किताब बहुत प्रमुख हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनकी किताब का नाम है एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन। एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, नवीन चावला। अगली जो हमारी किताब है ये 2 आत्मकथाएं हैं। एक बाबा रामदेव जी की है, एक युवराज सिंह जी की है जो क्रिकेटर थे। माई लाइफ माई मिशन, ये आत्मकथा है बाबा रामदेव की, योग वाले। माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है किसकी? बाबा रामदेव की। दूसरी जो आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आत्मकथा है युवराज सिंह की। उसके बाद अगली प्रमुख किताब जो है हम लोगों की अरुंधति राय द्वारा रचित है, माई सेडेशियस हार्ट, माई सेडेशियस हार्ट, सेडेशियस SEDITIOUS, अरुंधति राय की ये पुस्तक है। उसके बाद एक उपन्यास है, ये लोग बहुत फेमस उपन्यासकार लिखने वाले व्यक्ति हैं, 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इसलिए इसकी महत्ता कुछ अधिक बढ़ जाती है। उपन्यास का नाम है द टेस्टामेंट, द टेस्टामेंट, बर्नार्डिन एवरिस्टो एवं मार्गरेट एटवुड द्वारा रचित है। द टेस्टामेंट उपन्यास बर्नार्डिन एवरिस्टो एवं मार्गरेट एटवुड द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद जो अंतिम प्रमुख किताब है आज के लिए, आज की कक्षा के लिए, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हाई टाइम, अभिजीत बनर्जी जी हैं। अभिजीत बनर्जी जी अभी इनको
नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हमारी ये कुछ प्रमुख किताबें और उनके लेखकों के नाम हैं, परीक्षा में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पूछे भी जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को देखें। किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित आते हैं। ये हमारी नई पुस्तकें हैं जो अभी लिखी गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और चर्चा में रही है। या तो पुस्तकें चर्चा में रही है या उनके लिखने वाले चर्चा में रहे हैं, इसलिए हमने इन पुस्तकों को लिया है। इसके बाद आज हम कुछ प्रमुख योजना और परियोजना के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, योजना और परियोजनाओं में मुख्यतः यह पूछा जाता है कि ये योजना किसके द्वारा संचालित हो रही है, ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, यही प्रमुख विषय है। तो एक मनी ऐप आया है, MANI। मनी का फुल फॉर्म भी पूरा नाम पूछ सकता है। M फॉर मोबाइल, A से एडेड, N नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। मनी ऐप है, ये मोबाइल ऐप है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह किसके उपयोग के लिए है? ये दृष्टिबाधितों के उपयोग के लिए यह ऐप जारी किया गया है। इससे दृष्टिबाधित क्या करेंगे? विभिन्न राशि श्रृंखला के नोटों की पहचान के लिए, जैसे 20 रुपए की नोट है, 2000 रुपए की नोट है, 200 की नोट है। ये क्या हुई? विभिन्न राशि श्रृंखला की ये नोटें हैं। इनको पहचानने के लिए कि दृष्टिबाधित इनको कैसे पहचानेंगे, इसमें कैसे पहचान करेंगे, उनकी सुविधा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है। या तो मनी ऐप किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, या मनी ऐप का पूरा नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय है और पूछा जा सकता है। उसके बाद 2 एक ही नाम जैसी मिलती जुलती परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट और दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट। पहला भारतमाला प्रोजेक्ट, दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों के निर्माण से संबंधित है। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों के निर्माण से संबंधित है और जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है वो बंदरगाहों को जोड़ने से संबंधित है। भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हैं जो एक ही नाम से मिलते जुलते हैं, इसको ध्यान से देखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध सड़कों के निर्माण से है और सागरमाला प्रोजेक्ट का संबंध बंदरगाहों को जोड़ने से है। उसके बाद हमारा अगली जो योजना है वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2। पहले मिशन इंद्रधनुष चला था टीकाकरण से, उसमें कुछ और आवश्यक टीकाओं को ऐड किया गया है और सघन मिशन इंद्रधनुष उसी का नया नाम 2.0 रखा गया है। तो ये पूछा जाएगा कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण से। सघन मिशन इंद्रधनुष 2 सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है। एक जो हमारी योजना अभी अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, सुमन योजना। सुमन का फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुमन योजना मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। प्रारंभ कब किया गया है? अक्टूबर 2019 में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सुमन योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सुमन का पूरा नाम क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि 100% सुरक्षित मातृत्व, ठीक। उसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। अगली योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। ये प्रारंभ कब हुआ था? अगस्त 2019 में। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 2019 में। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामान्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना।
समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सामान्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना। आज जैसा कि जल जीवन मिशन चल रहा है, इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान जो हम लोगों का है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतिम हमारा जो आज का विषय है, प्रमुख योजना परियोजना से संबंधित ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम समृद्धि योजना क्या है? गाँव को सुदृढ़ बनाना इसका लक्ष्य है। यह योजना विश्व बैंक और भारत सरकार की संयुक्त योजना है। 300 करोड़ रुपए का इसमें व्यय है। व्यय राशि, खैर व्यय राशि नहीं पूछता है। 300 करोड़। आज पहला जल जीवन मिशन। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन आयोजित करता है? क्यों ये चर्चा में है? बहुड़ा यात्रा क्या होती है? ये क्यों चर्चा में है? क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिपोर्ट आई है, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। ये हमारे पांचों विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज आइए प्रारंभ करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हमें बल मिलता रहे आप लोगों के द्वारा। पहला हमारा आज का जो विषय है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके विषय में देखिए। जो हमारा जल जीवन मिशन है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से तथा राज्यों के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, पूछेगा कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, तो मंत्रालय अगर पूछेगा तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? पूर्णतः सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। किसी भी मिशन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब तक उसको पूरा कर देना है, तो इसमें जो टाइम है वर्ष 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा। अब पानी उनको सुरक्षित कैसे पीने लायक बनाया जाएगा? तो जो घर वाला नल होता है उसको उसके कनेक्शन के द्वारा ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा इस मिशन में क्या जोड़ा जाएगा? इसके अलावा वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है। ठीक, अब ये चूँकि बहुत बड़ी योजना है तो इसको पूरा करने के लिए हमें स्किल्ड व्यक्तियों की ज़रूरत होगी जो ये सब काम करने में सरकार की मानव संसाधन का जो काम कर सके। जल जीवन मिशन को कैसे सफल बनाया जाएगा? इसको सफल बनाने के लिए जो गांव के बेरोजगार हैं उनको स्किल्ड दिया जाएगा, स्किल्ड में परीक्षण दिया जाएगा उनको, मतलब कौशल विकास उनका किया जाएगा प्रशिक्षण के माध्यम से। और कौशल विकास किस किस क्षेत्र में होगा? फिटिंग, राजमिस्त्री, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ें कैसी हैं जो मतलब हमारे जो मिशन को कैसे अंतिम रूप दे सकती हैं। ठीक, अब जल शक्ति मंत्रालय का गठन कैसे हुआ? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2 मंत्रालयों के विलयन से हुआ। उन 2 मंत्रालयों का नाम क्या है? पहले मंत्रालय का जो नाम है वो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, जो पहला मंत्रालय था जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय था। दूसरा जो हम लोगों का मंत्रालय था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। दोनों को आपस में विलय करके एक नया मंत्रालय हमारा बना जल शक्ति मंत्रालय। यही जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन के लिए कार्य कर रहा है, मतलब यही इसको कार्यान्वित कर रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय और राज्यों के सहयोग से ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि यह भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक वर्ष 2024 तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कोलकाता बंदरगाह।
कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी किनारे अवस्थित बंदरगाह है भारत का। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा। 3 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। यह भारत का एकमात्र नदी किनारे स्थित बंदरगाह है। ठीक, 2 विषय। तीसरा विषय खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला क्यों चर्चा में है? खीर भवानी मेला इसलिए चर्चा में है कि कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है इसे। ठीक, इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। अब जानते हैं कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर में आयोजित किया जाता है। मुख्यतः कश्मीरी पंडितों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कहाँ होता है? ये रगन्या देवी मंदिर है। रगन्या देवी को वहाँ खीर भवानी माता के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम, इनका 2 नाम है, रगन्या देवी और खीर भवानी माता। जो मंदिर का नाम है वो रगन्या देवी मंदिर है और उसी में रगन्या देवी माता हैं जिनको खीर भवानी माता के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? तुलमुला गांव, गांदरबल जनपद, जम्मू व कश्मीर में अवस्थित है। ठीक, कोविड-19 के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। अब अगला जो हम लोगों का है बहुड़ा यात्रा, ये भी बहुत प्रमुख है। ये प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के 10वें दिन अर्थात जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा होती है उसके 9 दिन बाद इसका आयोजन होता है पूरी उड़ीसा में। ठीक, और किसको ये समर्पित है? कई बार प्रश्नों में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बहुड़ा यात्रा है वो किसको समर्पित है। ठीक, तो ये भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। मतलब इन लोगों के सम्मान में पुरी में उड़ीसा में बहुड़ा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष रथ यात्रा के 10वें दिन आयोजित होता है। बहुड़ा यात्रा के बारे में जाने, खीर भवानी मेला के बारे में जाने, जल जीवन मिशन के बारे में जाने, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या हुआ है इसके बारे में जाने, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किस किस मंत्रालयों के विलयन से हुआ ये जाने। अब आज का जो अंतिम महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों का क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। यह प्रतिवर्ष जारी होता है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप विगत वर्षों के कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, पीसीएस की हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें पूछता है रैंकिंग। इसमें 2 प्रकार के सवाल पूछते हैं कि क्यूएस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है, और दूसरा पूछता है कि भारत में उसके कितने संस्थान हैं, उन विद्यालयों की रैंकिंग में 200 या 100 के बीच में। ठीक, तो चूँकि 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में विश्व में भारत का कोई भी संस्थान नहीं था, 150 में भी कोई भी संस्थान नहीं था, इसलिए 200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के आधार पर देखा जाएगा तो भारत के उसमें 3 संस्थान होंगे। एक आईआईटी बॉम्बे 172वां स्थान मिला है, भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे में जो अवस्थित है उसको 185वां स्थान मिला है, और जो आईआईटी दिल्ली है उसको 193वां स्थान मिला है। इसको जारी कौन करता है? क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये क्वाक करेली साइमंड्स ब्रिटिश कंपनी है। क्वाक करेली साइमंड्स ब्रिटिश कंपनी है, यह रैंकिंग निकालती है। यह इसमें प्रथम स्थान विश्व में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है, उसको प्रथम स्थान मिला है। ऊपर के 3 संस्थान यूएसए के ही हैं जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है। भारत के 3 संस्थान हैं। आईआईटी बॉम्बे को 172वां, भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे को 185वां और आईआईटी दिल्ली को 193वां। अगर ये पूछा जाएगा कि क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पे है, तो केवल भारत की बात की जाएगी। तो जो 172वां स्थान है, लेकिन ये प्रथम स्थान है, इसलिए आईआईटी बॉम्बे टिक में लगाएंगे। लोग महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ग्रामीण छात्र को, विद्यार्थियों को ये सब विषय वस्तु पहुँचकर उनको उनके एग्ज़ाम को में फ़ायदा दिला सके। धन्यवाद, नमस्कार।